नमस्कार, आप देख रहे हैं जवाब देना पड़ेगा। मैं हूं आपके साथ पूजा यादव। दही जो स्वाद का काम करता है उसने तमिलनाडु की राजनीति को कड़वा कर दिया। तमिलनाडु में दही के नाम पर अब सियासत शुरू हो चुकी है। दही के पैकेट पर हिंदी में दही लिखने पर राजनीतिक पार्टीज और सीएम एमके स्टालिन खफा हो गए, जिसके चलते राज्य के दूध उत्पादन संघ आविन ने कहा कि वो अपने पैकेट पर दही शब्द नहीं लिखेगा, उसकी जगह तमिल शब्द ताइर का ही इस्तेमाल करेगा। सवाल उठता है कि दक्षिण राज्यों को हिंदी से नफरत क्यों है। अब यही कहा जा सकता है कि सियासत में ना खाता ना बही, तमिलनाडु में दिमाग का दही। इसी पर विस्तार से बात होगी, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं रिपोर्ट। मीठा दही कड़वी बोली, दही बहाना हिंदी निशाना, दही के नाम पर खट्टी राजनीति, मीठी दही पर कड़वा वार, दही पर हिंदी तमिल की तकरार। दही खाने का जायका बढ़ाने के लिए जाना जाता है, लेकिन तमिलनाडु में दही ने राजनीति का जायका बिगाड़ दिया। यहाँ मीठा दही राजनीति के मिजाज में खटास पैदा कर रहा है। तमिलनाडु के नेताओं को इसके नाम से चिढ़ है। अपनी झुंझलाहट के लिए मुख्यमंत्री एमके स्टालिन समेत तमाम तमिल नेता केंद्र सरकार और एफएसएसएआई यानी भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। The most foolish thing this government is following. Out of the around 32-33 states in India, at least 20 plus states are speaking non-Hindi or non-Hindi speaking states. Why should let them print the name in their own language? They are selling curd in their country, in their state, not in other states. Why should FSSAI intervene in all these things? तमिलनाडु में नेता अपनी राजनीति चमकाने के लिए हिंदी विरोध को एक एजेंडे की तरह इस्तेमाल करते आए हैं। लिहाजा इस बार जो एफएसएसएआई ने पूरे देश को एक धारा में पिरोने के लिए सभी पैकेट पर हिंदी नाम छापने का निर्देश दिया, तो तमिल नेताओं को पुराना सियासी एजेंडा याद आ गया और उनका कहना है कि वो खाएंगे जरूर, लेकिन पैकेट पर दही नहीं ताइर छपा होना चाहिए। तमिलनाडु के दुग्ध उत्पादन संघ आविन ने भी नेताओं की लाइन पर चलते हुए ऐलान कर दिया कि वो पैकेट पर हिंदी शब्द दही के बजाय तमिल शब्द ताइर का ही इस्तेमाल करेगा। विवाद ज्यादा बढ़ा तो एफएसएसएआई ने नए दिशा निर्देश जारी किए। अधिसूचना में कहा गया कि दही को नए उदाहरणों के अनुसार भी लेबल किया जा सकता है, जैसे कि कर्ड यानी दही, कर्ड यानी मोसरू, कर्ड जामुत दाऊद, कर्ड ताइर या कर्ड पेरुग। दही के बहाने दक्षिणी राज्य में एक बार फिर से जिस सियासत को हवा दी है, उसके बलबूते कई चेहरे गलियों से निकलकर तमिलनाडु की सत्ता में बड़ी कुर्सी हासिल कर चुके हैं। लिहाजा हिंदी विरोध की ये आवाजें रह रहकर तमिल स्टेट से उठती आ रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। हालांकि ये कोई पहला मौका नहीं है जब इस तरीके से हिंदी का विरोध हो रहा हो, बल्कि अगर इन राज्यों की बात करते हैं तो इनको लगता है कि अपने अस्तित्व को बचाए रखने के लिए, अपनी भाषा को बचाए रखने के लिए हिंदी से परहेज ही बेहतर है। और यही वजह है कि जब मौका मिला तो सब चौका भी मारने लग गए। चर्चा की शुरुआत करते हैं आलोक वत्स से, नेता बीजेपी, रत्नाकर सिंह है नेता कांग्रेस, संजीव कौशिक है पॉलिटिकल एनालिस्ट, डॉक्टर सुनील कौशिक वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ में, और अमित मिश्रा हमारे साथ में कंसल्टिंग एडिटर। सभी का एक बार स्वागत है। बीजेपी के साथ में शुरुआत कर लेते हैं। आलोक वत्स साहब, आप तो देख ही रहे हैं कि किस तरीके की पॉलिटिक्स शुरू हो चुकी है। स्टालिन ने क्लियर कर दिया कि साहब कुछ भी कर लीजिए, हम तो हिंदी पर नहीं जाने वाले हैं, और क्यों जबरदस्ती थोप रहे हैं हम पर हिंदी। देखिए, ये सब छुटभैया राजनीति है। 1960 में भी एक बार इस तरीके की कोशिश कांग्रेस ने की थी, लेकिन वो सफल नहीं हो सका। आज अगर स्टालिन जी को इतना ही खराब लग रहा है दही लिखना, तो ये इनके जो लोग हैं जो विभिन्न प्रदेशों में हैं, वहां के लोग जब उनके साथ मिलके डोसा और इडली और ये सब खा रहे हैं, उसी नाम से उसको संबोधित कर रहे हैं, ये भी बंद कर देना चाहिए हम लोगों को। इसका कोई नया नाम इजाद कर देना चाहिए, डोसा का, इडली का, वड़ा का। ये कौन सी राजनीति है? आप मेजॉरिटी रूल्स लोकतंत्र में है
तो अगर इंडिया में मेजॉरिटी लोग एक पर्टिकुलर लैंग्वेज को बोलते हैं और उसको उस पर लिखा जा रहा है तो क्या हर्ज है? आप अपना भी लिख, उस एफएसएसआई ने कहा है कि उसके बगल में तायरी जो कुछ भी नाम वो लोग बता रहे हैं वो भी छाप लो, तो तर्कसंगत है बात। अब कर्ड लिखने पर उनको कोई आपत्ति नहीं है, ये कॉलोनियल लिगेसी अभी भी आत्मसात किए हुए हैं। कर्ड शब्द कहां से मतलब हिंदुस्तानी शब्द है? आलोक जी, लेकिन क्या आपके भारतीय जनता पार्टी की तमिलनाडु इकाई इसका विरोध कर रही है? तब देखने वाली बात होगी, क्योंकि वो वहां उसी क्षेत्रीय और भाषाई राजनीति को करते हुए नजर आती है। तो अगर भारतीय जनता पार्टी की तमिलनाडु की इकाई इसका विरोध करती है तब ये आपका कथन जो है ये ठीक लगेगा? ये सब राजनीति के तहत हो रहा है। उनको लगता है ऐसा नहीं करने से उनका वोट बैंक खिसक जाएगा, और कोई ऐसी बात नहीं है। राजनीति क्या? अमित जी ने एक बड़ा स्पष्ट सवाल पूछा और ये तो एकदम सर्वज्ञात है। वहां पर आप ही की इकाई ये स्पष्ट तौर पर कह रही है कि हम तो दही को दही नहीं, हम दही नहीं लिखेंगे, हम जो लिखते आ रहे हैं हम वही लिखेंगे, और उसी के समर्थन में वहां पर बल्कि स्टालिन साहब का समर्थन इस बात पर कर दिया वहां आपकी इकाई ने। भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश इकाई ने कि ये राजनीति के तहत हो रहा है। उनको लग रहा है इससे उनका वोट बैंक खिसक जाएगा। नहीं, तो वो भी इस पर डटे हुए हैं। इसमें कहीं तो इकाई है, आपकी तो पार्टी की इकाई है, पार्टी की इकाई। तो बीजेपी से हटकर आपका वक्तव्य है क्या ये? अभी जो आलोक वत्स बात कर रहे हैं वो बीजेपी के वक्तव्य से हटकर है, बीजेपी के स्टैंड से हटकर है? बीजेपी के लाइन पे बोल रहा हूं कि राजनीति करने वाले लोग राजनीति करते हैं, और राजनीति के तहत कोई ऐसा चीज करने से अगर उनका वोट बैंक खिसकता है तो नहीं खिसकने देना चाहते हैं। यानी आपकी तमिलनाडु या भारतीय जनता पार्टी की जो तमिलनाडु की प्रदेश इकाई है वो इस विषय पर राजनीति कर रही है। वो अगर स्टालिन के साथ बात बोल रही है कि दही को तमिल भाषा या कर्ड में लिखा जाना ठीक है, कर नहीं रही है, राजनीति के तहत ये बयान दे रही है। तो फिर तो आपका बयान विरोधाभासी हो गया ना आलोक जी? देखिए, मैं पूरे भारतवर्ष के संदर्भ में बोल रहा हूं, वो सिर्फ एक पर्टिकुलर स्टेट के संबंध में बोल रहे हैं। यही पूजा का जो सवाल था आलोक जी, वो यही था कि भारतीय राजनीति पर किस तरह भाषाई राजनीति हावी होती है, और यही दक्षिण भारत के राजनीति में हमेशा ये वर्चस्व में रहा है, क्योंकि दक्षिण भारत की जो राजनीति का मूल है वो हिंदी विरोधी है, और वहां पर वोट बैंक जिस भी पार्टी का हो आलोक जी वो हिंदी विरोध के नाम पे मिलता है। तो ये कोई नई चीज नहीं है। नई चीज ये है कि जब भारतीय जनता पार्टी पूरे तरीके से भारत पर शासन है और हिंदी को लेकर भारतीय जनता पार्टी इतनी सेंसिटिव है, फिर उसके ही प्रदेश की इकाई उसी तरह की भाषा बोलती है जो वहां के मुख्यमंत्री बोलना चाहते हैं, तो फिर यह भाषाई राजनीति जो है यह भारतीय जनता पार्टी को किस दिशा में ले जा रही है? यही सवाल था हम लोगों का, जिसका जवाब हम लोग आप लोगों से चाह रहे थे। रत्नाकर सिंह साहब, अब आप भी बता दीजिए कि कांग्रेस का इसको लेकर क्या स्टैंड है? बीजेपी ने तो कह दिया, वो कह रहे हैं कि वहां की वो राजनीति के तहत ऐसी बयानबाजियां हैं, लेकिन कांग्रेस का क्या स्टैंड है? पूजा जी, देखिए, रही बात कांग्रेस की या भारतीय जनता पार्टी की या फिर दूसरे पार्टियों की, स्टैंड बड़ा क्लियर है। अगर क्षेत्रीय भाषा का प्रयोग अगर राज्य में किया जाता है, उसको बढ़ावा दिया जाता है, तो ये स्वागत योग्य कदम है और उसको बढ़ावा देना भी चाहिए। रही बात, अभी हमारे मित्र जो है कह रहे थे आलोक वत्स जी कि वहां के लोग जब भी दूसरे प्रांत में जाते हैं तो क्यों हिंदी लिखते हैं। अरे भाई, वो जिस प्रांत में जहां पे रहता है आदमी, उस प्रांत का क्षेत्रीय जो है वो भाषा लिखता है, और इसमें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। और देखिए आलोक वत्स जी जो है किस तरह से थोड़ी आवाज बढ़ाइए, राज्य में बीजेपी का जो तमिलनाडु के अध्यक्ष अन्नामलाई है वो कहते हैं कि हिंदी नहीं होनी चाहिए, और ये केंद्र की बात कह रहे हैं कि हिंदी होनी चाहिए। तो ये दोहरा चरित्र देखा आपने किस तरह से राज्य का चुनाव, अभी राज्य के चुनाव में ये अलग जो है एजेंडा लेके चलते हैं और केंद्र के चुनाव में अलग एजेंडा लेके चलते हैं। मैं पूछना चाहता हूं इनसे, आज राज्य में ये विरोध कर रहे हैं, यही अमित शाह जी 14 सितंबर 2019 में हिंदी दिवस के दौरान उन्होंने कहा था कि पूरे देश में एक समान भाषा होनी चाहिए और हिंदी की वकालत कर रहे थे। तो आप जो है हिंदी जो है पूरे सारे राज्यों में थोपना चाहते हैं। मेरा प्रश्न ये है, अरे भाई, क्षेत्रीय जो भाषा है उसको प्रमोट करिए
और उसको जो है उस पे इस्तेमाल, और हिंदी आपको इतनी ही प्रिय है, हिंदी पट्टी के लोग जो है हिंदी भाषा को प्यारी लगती है, प्रिय रहती है, वो इस्तेमाल करते हैं। दक्षिण के लोग अपनी भाषा का इस्तेमाल करते हैं। अगर इनको हिंदी पूरे देश में अगर लाना है तो आपकी सरकार है, पूर्ण बहुमत की सरकार है, हिंदी को राष्ट्रभाषा डिक्लेयर कर दीजिए ना, किसने रोका है? कहीं न कहीं इनका दोहरा चरित्र देखने को मिल रहा है कि तमिलनाडु में कोई और राजनीति करेंगे, आपकी सरकार बनी तो आपका क्या डिक्लेरेशन होगा? अगर आपकी सरकार बनी रत्नाकर सिंह साहब तो कांग्रेस का क्या डिक्लेरेशन होगा? 1960 में आप क्यों लाए थे? इसका देखिए कोई जवाब है आपके पास? पूजा जी क्यों हिंदी को लाए थे आप वहाँ? पूजा जी देखिए, और दोहरा चरित्र की बात कर रहे हैं। दोहरा चरित्र कांग्रेस का हो सकता है, भारतीय जनता पार्टी का नहीं। सुनिए भाई साहब, लेकिन साहब आपकी बातें तो विरोधाभासी थी ना। अभी अमित जी ने भी इस बात का जिक्र किया और हम भी आपको इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि आपकी तो बातें विरोधाभासी थी इस मामले को लेकर। रत्नाकर सिंह साहब जवाब दीजिएगा। आप सरकार से, इनकी सरकार से पूछ रहे हैं, मैं आपसे पूछती हूँ, कल को अगर आपकी सरकार बन गई तो आपका डिक्लेरेशन क्या होगा? संविधान के हिसाब से, जो संविधान में लिखा गया है उसके हिसाब से देश चलेगा, उसके डिप्लोमेसी नहीं चलेगा। बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान में सारी चीजों को क्रिस्टल क्लियर किया है, उसके हिसाब से राज्य का कानून, देश का कानून सब चलेगा। डिप्लोमेटिक बातें ना कीजिए ना, स्पष्ट तौर पे बोलिए ना। जैसे आप स्पष्ट जवाब उनसे मांग रहे हैं वैसे स्पष्ट जवाब आप भी दीजिए। आप कभी भी स्पष्टवादिता सोच ही नहीं सकती हैं। ये बराबर डिप्लोमेटिक बात ही करेंगे। किसी भी भाषा को दूसरे भाषा के लोगों के ऊपर थोपा नहीं जा सकता है। अमित जी ये पर पहली दफा नहीं है। आप दोनों ही स्पष्ट जवाब नहीं दे रहे हैं। आप दोनों ही जनता को पजल कर रहे हैं। अमित जी दोनों ही जनता को पजल कर रहे हैं। स्ट्रैटेजी क्लियर नहीं है। दही के बगल में अपनी भाषा में लिखा। हमारे यहाँ पे एक कहावत है, जहाँ देखा तवा परात वहीं बिताई सारी रात। हमारे यहाँ एक कहावत है, जहाँ देखी तवा परात वहीं बिताई सारी रात। मतलब जहां पर देखा कि यहाँ काम बन रहा है वहां वैसे निकाल लो। तो आसान शब्दों में ऐसे कहा जाता है। अमित जी पूजा, सबसे बड़ी बात है कि जिस राजनीति की बात आज की जा रही है, एम.के. स्टालिन के जो पिताजी थे करुणानिधि, उन्होंने जब तमिलनाडु में अपना वर्चस्व कायम किया, अन्ना द्रमुक की सरकार को हराकर जो उनकी सरकार आई, तो फिर वो क्यों आई थी? इसका रीजन बहुत साफ है। उन्होंने क्षेत्रीय राजनीति और भाषाई राजनीति को बढ़ावा दिया था, क्योंकि उसके पहले जब जयललिता मुख्यमंत्री थी और उसके पहले उनके जिनके मार्गदर्शन में उन्होंने काम किया था वो मुख्यमंत्री थे, वो कांग्रेस मुख्यमंत्री के तौर पर थे और उन पर यह आरोप लगता था, चूंकि कांग्रेस राष्ट्रीय पार्टी थी तो हिंदी को कहीं ना कहीं प्रश्रय दिया जा रहा है। एक राष्ट्रीय राजनीति के परिप्रेक्ष्य में हमेशा जो क्षेत्रीय दल होते हैं वो भाषाई राजनीति को ज्यादा तरजीह देती हैं। और इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम में पूजा ये साफ है कि जो प्रेशर ग्रुप होता है वो लैंग्विस्टिक ज्यादा होता है, यानी जिस जगह की जो भाषा होती है, क्योंकि आम बोलचाल की भाषा है, वो अपने विधायकों से, सांसदों से उस भाषा में बात करते हैं और उनको लगता है कि इस भाषा को ज्यादा प्रमोट किया जाएगा तो हमारा वोट बैंक बढ़ेगा, और इसीलिए वो हिंदी का विरोध करते हैं। ये तमाम जो करुणानिधि ने जो दावा किया था जब वो पहली बार चुन के आए और उन्होंने एक बड़ा मैंडेट लिया, उस मैंडेट का आधार ही था हिंदी विरोध। उस मैंडेट का आधार ही था तमिल के लिए जो संस्कृति है उसको पूरे भारत पर लगाना, भारत के सामने पेश करना। एम.के. स्टालिन तो उनकी विरासत संभाल रहे हैं। ये बात कमल हसन जिनकी पार्टी है तमिलनाडु में, उन्होंने भी, जो फिल्म अभिनेता रहे हैं, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर रहे हैं, बड़े पैमाने पर उनको लोग जानते हैं, लेकिन उन्होंने भी इस चीज की वकालत की थी। तो क्षेत्रीय राजनीति पर भाषाई राजनीति हमेशा हावी रहती है, चाहे भारतीय जनता पार्टी की इकाई हो, चाहे वामपंथ की इकाई हो, चाहे कांग्रेस की इकाई हो, वो तमाम इकाइयां वही बोलेंगी जो उनके क्षेत्रीय नेता चाहेंगे। इसलिए ये कहना बहुत अजीब सा लगता है कि हम हिंदी को थोप रहे हैं या हिंदी की जगह जो है वो सर्वव्यापक है, क्योंकि जो आपके लैंग्वेज है, अगर कोई उत्तर प्रदेश का आदमी, बिहार का आदमी तमिलनाडु जाता है तो उसके लिए जो कम्युनिकेशन है वो दो ही भाषा हो सकती है, वहां की भाषा तो वो जानता नहीं है, हिंदी या अंग्रेजी। और आप देखें अमूमन दक्षिण के राज्यों में, गुजरात में या अन्य प्रदेशों में जो हिंदी बोलने वाली भाषा नहीं है, वहां भी अब हिंदी कम्युनिकेशन का एक माध्यम खुद बनता जा रहा है। ये जनता के ऊपर ज्यादा निर्भर होता है कि आप, क्योंकि आप इंटरेक्ट करते हैं पूरे देश के लोगों से, तो वहां मतलब ये हुआ कि जो ग्लोबल लैंग्वेज होती है उसको जानने में किसी को परहेज नहीं होना चाहिए और इतना रिजिड नहीं होना चाहिए। और इसी वजह से पूजा अंग्रेजी जो है वो पूरे ग्लोबल लैंग्वेज है। आप कहीं भी जाती हैं तो अंग्रेजी में आप कम्युनिकेट करती हैं और वहां से रेस्पॉन्ड भी आपको अंग्रेजी में मिलता है। संजीव कौशिक, इसका मतलब ये है कि वहां की जो स्थानीय पार्टी हैं वो अपने जो अस्तित्व को बचाए रखने के लिए, क्योंकि उनके पास एक सॉलिड इशू है कि हम देखिए अपनी परंपरा को, अपनी संस्कृति को और अपनी भाषा को
हम ऐसे पकड़ कर बैठे हैं क्योंकि लोग हमसे ये छीनना चाहते हैं और हम इसको नहीं जाने देंगे। क्या इस कारण से ये रिजिड नहीं हो रही चीजें? देखिए पूजा, ये विवाद पहली बार नहीं उठ के खड़ा हुई है। 2022 के अक्टूबर माह के आसपास में हमने देखा था कि उस समय राजभाषा समिति ने एक रिपोर्ट सौंपी थी, उसके 11वें खंड को लेकर के उस समय भी दक्षिण के बहुत सारे राज्यों ने विवाद पैदा किया था और उन्होंने इनकार किया था इससे कि नहीं, ये एक्सेप्टेबल नहीं है यहाँ पे। दूसरी बात ये कि उस समय जो रिपोर्ट दी गई थी उसमें 3 खंड में इसको बांटा गया था। पहला खंड वो कि वो स्टेट जो हिंदी भाषी हैं या उनके बाद दूसरा उनका मदर लैंग्वेज वहाँ की आधिकारिक वहाँ की लोकल लैंग्वेज है, चाहे उत्तरी बिहार की बात कर ले, उत्तरांचल की बात कर ले या हिंदी की बात कर ले, खास करके उत्तरी और भोजपुरी की बात कर ले। दूसरा खंड वो रखा गया था जिसमें वहाँ की क्षेत्रीय भाषा और साथ साथ इंग्लिश को साथ में रखा गया था। और तीसरा खंड वो रखा गया था जिसमें 65% से ज़्यादा वहाँ की क्षेत्रीय भाषाओं का लोग इस्तेमाल करते हैं। ये तीसरा जो श्रेणी था उसी में ये दक्षिण भारत के जो स्टेट भी विवाद पैदा कर रहे हैं उन लोगों को उन्हीं श्रेणी में रखा गया था। और ये बाकायदा कानून कहता है 1963 और 1976 सेक्शन एक जो है जो विनियम और अधिनियम में ये बात स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि इन राज्यों को विशेषाधिकार दिया गया है अपने क्षेत्रीय भाषाओं के को आगे बढ़ाने के लिए। उसी को लेकर के बाद वो विवाद करते हैं। और बिल्कुल हम मिश्रा जी के बात से सहमति रखते हैं कि जो जहाँ की क्षेत्रीय भाषा होती है वहाँ के राजनीतिक लोग जो होते हैं वो बहुत जल्दी कनेक्ट होते हैं। हमने इसका उदाहरण देखा है, चाहे बिहार में चाहे उत्तर प्रदेश में देखा है कि जो शीर्ष के नेता थे वो भदेश भाषा में बात करते थे और किस तरह से भोजपुरी को भी एक मांग हो रही है, मैथिली को मांग हो रही है कि उसको उठाया जाए। जहाँ की जो क्षेत्रीय भाषा है उसकी मांग, क्योंकि वो एक प्रेशर ग्रुप की तरह काम करती है भारतीय राजनीति में। लेकिन मिश्रा जी, सबसे इसमें आपत्तिजनक बात यह है कि जिस स्टेट में हिंदी में दही लिख देने पर इतना बड़ा विवाद पैदा होता हो उस स्टेट में हिंदी भाषी लोगों की क्या स्थिति होती होगी। सबसे महत्वपूर्ण विषय ये है कि वहाँ पे जाने वाले, अभी एक ताज़ा विवाद चल रहा है जिस पर आपने देखा होगा कि यहाँ से एक लड़के को उठा के यूट्यूबर को ले जाया गया है, वहाँ पे वो सारी बातें चल रही है, नहीं ऐसा कुछ नहीं होता है या फिर कोई विरोध की बातें नहीं है, ये गलत एक प्लांटेड दोनों राज्यों के बीच में एक अलगाव पैदा करने की कोशिश की गई है। तो आप दोनों ही अलग-अलग मैटर को इसमें मर्ज कर रहे हैं। नहीं, मर्ज नहीं कर रहे हैं, मर्ज नहीं कर रहे हैं, वो विषय ही अलग है। नहीं, मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि जहां हिंदी के एक दही पे इतना विवाद हो वहां हिंदी भाषी लोगों के साथ किस तरह का व्यवहार होता होगा ये दोनों, इसलिए पूजा सही कह रही है कि दोनों अलग अलग विषय हैं। एक कानून व्यवस्था से जुड़ा है, दूसरा मैं वापस लौट रही हूँ। सुनील कौशिक साहब आपके पास वापस लौटूंगी मैं। यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक आप लोगों के साथ है, लेकिन बड़ी खबर इस बीच है। अमृतपाल का साथी जोगा सिंह गिरफ्तार हो गया है। लुधियाना के पास से जोगा सिंह गिरफ्तार हुआ। अमृतपाल सिंह की तलाश में तेजी, होशियारपुर में पुलिस की घेराबंदी। देखिए कुछ तो कामयाबी मिल रही है। हालांकि अमृतपाल कहां पर है अब तक यह सिर्फ और सिर्फ एक रहस्य बना हुआ है, क्योंकि अमृतपाल खुद कहता है कि मैं कहीं भागने वाला नहीं हूं, जल्दी सामने आऊंगा। लेकिन दूसरी तरफ अमृतपाल सिंह की तलाशी लगातार जोरों पर है और अभी तक अमृतपाल हाथ नहीं लगा। होशियारपुर में पुलिस की घेराबंदी, अमृतपाल सिंह को लेकर तलाशी अभियान लगातार चल रहा है लुधियाना के पास से, लेकिन जोगा सिंह इस बीच गिरफ्तार हुआ है। यह बड़ी खबर, अमृतपाल का साथी है जोगा सिंह जिसकी गिरफ्तारी हुई है। लुधियाना के पास से जोगा सिंह गिरफ्तार हुआ। अमृतपाल सिंह की तलाश में तेजी, होशियारपुर में पुलिस की घेराबंदी। देखिए लगातार अगर बात करें 2 हफ्ते हो चुके हैं, अब तक पुलिस को कामयाबी हासिल नहीं हुई है। अमृतपाल अभी तक पुलिस के हत्थे नहीं चढ़ा। होशियारपुर में पुलिस की घेराबंदी, उसका साथी जोगा सिंह गिरफ्तार हुआ है। अमृतपाल सिंह का जो साथी है जोगा सिंह वो गिरफ्तार हुआ है। लुधियाना के पास से इसकी गिरफ्तारी हुई है, लेकिन अभी तक अमृतपाल का इस बात का नहीं पता। कभी खबर आती है कि वो नेपाल में छुपा बैठा है, कभी ये कि वो पाकिस्तान भागने वाला है, कभी ये कि आईएसआई के संपर्क में है, कभी ये कि वो हिमाचल प्रदेश में, कभी हरियाणा में है, कभी वो महाराष्ट्र तक पहुंच गया और कभी वो अभी पंजाब के अंदर ही है। हालांकि पिछले अगर 2 दिनों की बात करें तो पंजाब में लगातार घेराबंदी की गई है और उसके गांव को घेरा गया है, उसका परिवार भी वहां से गायब हो गया। ऐसी तमाम तस्वीरों के बीच में एक जरूर इसे कामयाबी के तौर पर देखा जा रहा है कि अमृतपाल सिंह का जो साथी है जोगा सिंह वो गिरफ्तार हुआ है और अब और तेजी से तलाशी अभियान बढ़ रहा है आगे अमृतपाल सिंह की गिरफ्तारी को लेकर। और चलिए वापस अपनी चर्चा पर हम वापस लौटेंगे, क्योंकि विषय आज हम दक्षिण भारत में जिस तरीके से अपनी स्थानीय भाषाओं को लेकर हम देख रहे हैं कि खींचतान चली है और उनका कहना यह है कि हम पर जबरदस्ती हिंदी क्यों मढ़ी जा रही है, इस पर हम चर्चा कर रहे हैं। सुनील कौशिक हमारे साथ में। सुनील कौशिक जी, एक बात निकलकर सामने आई कि जब हम ग्लोबली विस्तार की बात कर रहे हैं
तो जब एक कमरे को भी बंद कर दिया जाता है तो उसमें भी घुटन होने लगती है। इतना ये रिजिड होना क्या वहां के विकास को रोक रहा है? क्योंकि जब तक वो लोगों के साथ में और बाकी की भाषाओं को नहीं एक्सेप्ट करेंगे, तालमेल नहीं बिठाएंगे, अपनी बातों को, अपनी भाषाओं को, अपनी संस्कृति को पकड़ के रखो, लेकिन क्या आपको ऐसा आभास होता है कि बाकी और भाषाओं का या फिर बाकी और संस्कृतियों का सम्मान भी नहीं किया जा रहा? क्योंकि ऐसे कई वाक्य भी देखने को मिले जहां पर बोला गया कि तुम यहाँ के लोकल हो तो तुम इस भाषा में बात करो। देखो पूजा, मैं छोटा सा उदाहरण आपको दूं कि जब दक्षिणी राज्य के या पूर्वोत्तर राज्यों का कोई IAS IPS जब हमारे यहाँ आते हैं तब उनको कितनी सुविधा असुविधा होती है। जब हमारी जनता के लोगों के साथ वो मिलते हैं या यहाँ के वहाँ जाते हैं, जब उनको वो कैडर मिलता है, तब आप देखिए ना, जन सुनवाई के समय कार्यालयों में बैठे होते हैं तो उनको एक व्यक्ति चाहिए समझाने के लिए, और जब वो बोलते हैं तो जनता नहीं समझ पाती है। केवल उनके पास वही होता है कि वो इंग्लिश में बात करना जानते हैं, इंग्लिश ही समझना चाहते हैं। तो ये तो समझना पड़ेगा। और जो अभी शिक्षा नीति, जो नई शिक्षा नीति आ रही है, उसमें स्पष्ट भारत सरकार ने कहा है कि कक्षा 1 से लेकर के ग्रेजुएशन तक हम क्षेत्रीय भाषाओं में ही उनका अध्ययन कराएंगे। तो ये स्पष्ट है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन राजनीतिक दलों को राजनीति चाहिए। उत्तर प्रदेश का पुराना प्रकरण आप देखिए, आपकी अगर ये बात है, में देखिए जैसा आपने कहा कि क्षेत्रीय भाषाओं में हम पढ़ाई करवाएंगे, जब क्षेत्रीय भाषाओं को प्रमोट किया जा रहा है तो फिर यहाँ पर बैठे बीजेपी के प्रवक्ता की बात अलग क्यों है? नहीं, देखो, क्षेत्रीय भाषाओं के साथ आप समझने का कैसे प्रयास करेंगे? बहुत सारी बातें ऐसी आती। अब जैसे कई बार आपने देखा होगा दुर्घटनावश कोई व्यक्ति दूसरे राज्य में पहुंच जाता है तो वो अपनी बात नहीं कह पाता। उसके लिए कम से कम जो इंग्लिश है, इंग्लिश के लिए कोई सपोर्ट नहीं है। एक तरीके से दूसरी बात, लोगों के बीच खुद को अपना जागरण करना पड़ेगा अगर वो ग्लोबली इंटरेक्ट होना चाहते हैं, पूरे भारत में एक दूसरे के साथ रहना चाहते हैं। जैसे तमिल का कोई व्यक्ति दिल्ली रहता है तो उसे कुछ ना कुछ हिंदी आ ही जाती है। मैं पी चिदम्बरम जो तमिलनाडु से हैं और पूर्व वित्त मंत्री रहे हैं, वो भी मैं संसद में कई बार उनको सुनता हूं, वो अपने ड्राइवर को कहते हैं गाड़ी ले आओ। तो इतनी हिंदी जो कम्युनिकेशन का एक जरिया है वो तो आपको आनी चाहिए, क्योंकि दूसरे प्रदेश में लोग आपको समझेंगे नहीं। तो इस चीज को खुद आप बढ़ावा दें, बजाय राजनीति इस पे करने के खुद आप बढ़ावा दें। क्योंकि आपको सिर्फ अगर तमिलनाडु के इलाके में रहना है, केरल में रहना है और वहीं पूरी जीवन शैली आपको बितानी है, तब तो आप वहां की क्षेत्रीय भाषाओं में रमें। लेकिन अगर आपको उससे आगे बढ़ना है, उसकी सीमा को लांघना है, तो फिर आपके लिए भाषा कोई मान नहीं रखता है। एक ये भी ऐड कर लीजिए कि इतने आलोचनाओं के बावजूद या दबाने के बावजूद कि यहाँ विस्तार नहीं हो, पिछले 40 सालों में 156% की रफ्तार से हिंदी भाषी बढ़े हैं और लोगों की बोलने की जो हिंदी के प्रति जो लगाव है और उसका विस्तार जो है वो अपने आप हुआ है, बगैर कनेक्टिविटी बढ़ रही है ना, लोग इधर से उधर कम्यूट कर रहे हैं। इसमें एक चीज मैं ऐड करना चाहूंगा, बिल्कुल, कि तमिलनाडु में, बेंगलोर में, अन्य दक्षिण के राज्यों में, बिहार और पूर्वांचल और झारखंड की बहुतायत लेबर वहां काम कर रही है विभिन्न फैक्ट्रियों में। आलोक जी, सिर्फ लेबर ही काम नहीं कर रही है, आप लेबर तक सीमित, IT सेक्टर में जितने लोग वहां हैं, बैंगलोर और चेन्नई में, वो ज्यादा से ज्यादा उत्तर भारत के लोग हैं। लेट मी कंप्लीट। मेरा कहना है, ये जो लोग जाते हैं वहां पे, इनका इंग्लिश से दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं है और ये सालों साल वहां काम करते हैं और वहां के लोग कम्युनिकेट करते हैं इनके साथ हिंदी में। तो अपनी सुविधा के अनुसार तो आप सब कुछ करा लेते हैं और जब दूसरी चीज आती है तो राजनीति चमकाने के लिए आप कहते हैं कि नहीं जी हम तो। आपको ऐसे क्यों लगता है कि सिर्फ उन्होंने ही सीखा? आपको ऐसा क्यों नहीं लगता कि जो लोग यहाँ से गए हैं वहां पर उन्होंने भी कुछ सीखा होगा? आप एक तरफा बात क्यों कर रहे हैं? आपको ये क्यों लग रहा है कि वही लोग अडॉप्ट कर रहे हैं और ये लोग अडॉप्ट नहीं कर रहे हैं? दोनों लोग अडॉप्ट कर रहे हैं ना, तभी तो कम्युनिकेशन एक एस्टैब्लिश हो पाएगा ना। आप तो एक तरफा बात कर रहे हैं। जो दिल्ली वगैरह में लोग आते हैं तमिलनाडु से, कल को आप जाएंगे तो आपसे वो हिंदी में बात करें, आप उनकी भाषा को समझने की कोशिश नहीं करेंगे क्या? चलिए आप ही पर डाल के ये बात की जाए। कल को अगर आप वहां पर जा रहे हैं तो आप ये एक्सपेक्ट करेंगे कि वही आपसे हिंदी में बात करें या इंग्लिश में बात करें? आप भी तो उनकी भाषा में कुछ चीजें समझने जो बेसिक्स है कम से कम उसको समझने की कोशिश करेंगे ना। आदमी जब साथ रहता है तो कुछ चीजें बोलना। पर अमित जी, जो मैं जानना चाह रही हूँ आपसे, ये जो FSSAI का डिसीजन है, हालांकि अपनी एक इंडिपेंडेंट संस्था जो फैसले ले रही है, इसमें क्या ये कोई राजनीति से प्रेरित नजर आती है? क्योंकि यहाँ पर जो स्टालिन साहब है वो तो यही कह रहे हैं कि साहब राजनीति से प्रेरित है ये और ये हम पर थोपने की एक साजिश है।
बेसिकली पूजा, भारतीय नहीं। राजनीति में जो चीजें हैं क्या क्या इम्पैक्ट डालती हैं, उस इम्पैक्ट डालने में भाषा जो है, लैंग्वेज, खासतौर से दक्षिण भारत की जब भी हम राजनीति की बात करेंगे पूजा, अभी या अभी से 20-25 साल बाद भी, बहुत तब sensitive है वो लोग तब इसको भी लेकर। लैंग्वेज उनके लिए बहुत मायने रखता है और उसके लिए वो बहुत किसी हद तक जाना चाहते हैं। तो दही तो एकमात्र मसला है, ये कोई ऐसी चीज नहीं है जो कर्ड लिख दिया जाए या दक्षिण भारत की भाषा में लिख दिया जाए या दही को दही ही रहने दिया जाए तो कोई बहुत बड़ा बवाल मचेगा। लेकिन इस पर राजनीति है। राजनीति यह है कि अगर एमके स्टालिन इस बात को नहीं उठाएंगे तो उनको लगेगा, उनकी जनता और उनके वोटर को लगेगा कि शायद जो चीज था, जो हमारा सेंटीमेंट था, उसको ही हमारे मुख्यमंत्री ने टच नहीं किया। और इसको लेकर, क्योंकि क्षेत्रीय राजनीति का अपना दबदबा होता है और क्षेत्रीय राजनीति में वही अपने आप को कामयाब समझता है जो क्षेत्रीय दल के साथ साथ क्षेत्रीय नब्ज को समझता हो। तो वो नब्ज जो है वो अभी दही बनी हुई है और हिंदी का विरोध करके, क्योंकि शीर्षस्थ स्थान मुख्यमंत्री के पद पर हैं वो और आने वाले 2024 की परिकल्पना कर रहे हैं। अब वो आज उनका बयान है कि वो विपक्षी दलों की बैठक बुला रहे हैं। तो कुल मिलाकर उनके भी सपने बड़े हैं और उस सपने को वो साकार कैसे करेंगे? अगर मान लीजिए वो एक बड़े कैनवास पर अपने आप को रखना चाहते हैं तो फिर उनको भी हिंदी के साथ चलना पड़ेगा। अगर आप भारत के प्रधानमंत्री के तौर पर आप देख रहे हैं खुद को या किसी ऐसे को भारत का प्रधानमंत्री बनाना चाह रहे हैं तो फिर आप उस व्यक्ति से कम्युनिकेट कैसे करेंगे? ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन फिर भी जो क्षेत्रीय राजनीति का मर्म है उसमें भाषा बहुत इंपैक्ट